गाइस देखो, मैं मिनट टू मिनट आपको चीजें बता रहा हूं कि मैं क्या फॉलो करता था और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बेंगा चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आई नो प्रीलिम्स होने की जस्ट बात से हमें बस यही डाउट्स आने लग जाते हैं कि भाई अब मेंस के लिए हमें क्या क्या नया करना पड़ेगा। भाई मेंस की क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें जीके कैसे पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कितने टाइम का पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसके साथ इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, मतलब इतने भर भर के हमारे पास डाउट्स आ जाते हैं मेंस के रिगार्डिंग। और इसी वजह से मैं जब भी टेलीग्राम का ग्रुप खोलता हूं या टेलीग्राम का पर्सनल चैट या व्हाट्सएप पे या किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे आजकल जहां भी देखता हूं, वहां बस मुझे यही दिखता है कि बच्चों को मेंस के रिगार्डिंग हजारों डाउट्स हैं। एंड आई नो कि ये आना बहुत कॉमन है। सो गाइस, आज के सेशन में बहुत थॉरोली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि आपको मेंस के रिगार्डिंग क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और मेंस की प्रिपरेशन करते टाइम उन दिनों में मेरा एक्चुअल रूटीन क्या रहता था, वो मैं आपको प्रॉपर अपना रूटीन, प्रॉपर टाइम टेबल भी दिखाऊंगा। फाइन, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस सेशन के बाद आपको कोई भी और मेंस की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। सो गाइज, अगर आप सीरियस हो इस बार अपने सिलेक्शन को लेके, तो मैं आपको एक एडवाइस जरूर करूंगा कि इस सेशन से पहले ना कॉपी पेन लेके आप लोग जरूर बैठें और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन जरूर करें, बिकॉज जो भी आज इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके मेंस के सिलेक्शन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। फाइन। सो गाइस, सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन डाउट जो मैक्सिमम बच्चों में होता है वो ये कि सर मेंस बहुत ज्यादा मुश्किल आता है, सर मेंस तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कि सर प्रीलिम्स की तैयारी तो फिर भी हमने गिरते पड़ते कर ली, बट सर मेंस तो सीरियसली बहुत मुश्किल है। आई नो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो और आपका ये वाला जो थॉट है ना, ये बिल्कुल सही है। बट गाइस, मैं आपको बस यही चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को सिंपल तरीके से एनकाउंटर नहीं करोगे ना, तो वो चीज और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती रहेगी। गाइस, जिस दिन हमने पहली बार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बारे में सोचा था, तब भी पता है ना लोगों ने हमें क्या बोला था कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे, कैसे करोगे भाई, एक सेक्शन आपको 20 मिनट के लिए मिलेगा, उस 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने होंगे, कोई नहीं कर पाओगे, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है। तो देखो, वहां से भी लेके बात करें तो हमने उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाए, प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन दिन रात एक करके करी, उसके बाद प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन देने गए और आज फाइनली हमें ये लग रहा है कि हम प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लेंगे और इसी वजह से आज हम मेंस की स्ट्रैटेजी देखने आए हैं। तो गाइस, जहां हम जीरो से चालू करके प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि अब आप जीरो से चालू करके मेंस नहीं निकाल सकते, बिकॉज एग्जैक्टली जितनी मेहनत आपको प्रीलिम्स जीरो से लेके प्रीलिम्स क्रैक करने तक लगी है ना, अगर उतनी भी मेहनत आज मेंस जीरो से लेके मेंस क्रैक करने तक कर लोगे, तो मुझे पूरा यकीन है आप में से सारे बच्चे मेंस इजीली निकाल सकते हो। फाइन। और इसके साथ गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो हमारे लाइव सेशन के बाद मुझे टेलीग्राम पे अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं अपने स्कोर कार्ड का कि सर स्कोर आ ही नहीं रहा, कि सर क्वांट में 5 नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में 7 नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में 9 नंबर आ रहे हैं, सर ऐसे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। बट स्टिल मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ गाइस, इसीलिए तो मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ नहीं जाओगे और उस सीट पे बैठ के अगर आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन सही नहीं होगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसी के साथ अगर आप अपने प्रीलिम्स का माइंडसेट चेंज नहीं करोगे और अपना मेंस का नया माइंडसेट नहीं बनाओगे, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपको इस माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो लास्ट सेशन ही हमने अपलोड करा है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। उस सेशन को जरूर जरूर देख लेना, बिकॉज वो आपका माइंडसेट चेंज करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। फाइन। और इसके साथ आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अभी कम आ भी रहा है, तो गाइस टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ये बस एक रिहर्सल है आपका। भाई रिहर्सल में जितनी बार गिरोगे, जितनी बार हारोगे, उतना ही आपका फाइनल बैटल में जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जितना ज्यादा पसीना आप अपनी प्रैक्टिस में बहाते हो ना, उतना कम खून आप उस युद्ध में गवाते हो। तो इस चीज को हमेशा याद रखना जिस दिन में मॉक टेस्ट देने बैठते हो। और इसी के साथ जो मैं हर बार बोलता हूं कि हमें एक टॉपर की तरह सोचना चालू करना पड़ेगा। और टॉपर की तरह सोचने का मतलब क्या है, जो जो टॉपर अपने दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करता है, हमें वो हर चीज, वो हर पॉइंट अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम भी टॉपर बनने लायक बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमें वो एग्जैक्ट रूटीन अगर पता चल जाए जो टॉपर फॉलो करता है, तो हम भी इस बार एग्जाम निकाल लेंगे ना। तो आज मैं आपको वही एग्जैक्ट रूटीन बताऊंगा जो मैंने अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन डेज में फॉलो करा था और जिसने मुझे हेल्प करी मेंस को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर आउट करने की। फाइन गाइस, ये मेरा डेली रूटीन है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का, जो मैंने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद फॉलो करा था। मतलब प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या रूटीन फॉलो करा था वो मैं ऑलरेडी सेशन अपलोड कर चुका हूं। आज बात करते हैं जब प्रीलिम्स हमारा खत्म हो चुका है, उसके बाद मेंस के लिए हमारा क्या रूटीन होना चाहिए।
अब गाइस मैं आपको अपना रूटीन जरूर दिखा रहा हूं, बट ये रूटीन को आपको एज अ रोड मैप लेके चलना है। मतलब इसको लकीर का फकीर बन के नहीं चलना है कि जो जो मैं आपको बता रहा हूं कल सुबह से उठ के आप यही चीजें फॉलो करने लग जाओ। इसको एज अ रोड मैप फॉलो करना है कि भाई मैं एज अ पर्सन, मैं एज अ कैंडिडेट किस तरीके से अप्रोच कर रहा था एग्जामिनेशन को, मैं किस तरीके से हर दिन हर टॉपिक को प्रिपेयर करता था। भाई मैं जीके भी करता था, डिस्क्रिप्टिव भी करता था, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, मतलब हर टॉपिक, पांचों के पांचों सेक्शन को मैं डेली बेसिस पे करता था। आपको इससे वो समझने की कोशिश करनी है और इसके बाद ये कोशिश करनी है कि आपका खुद का एक कस्टमाइज आप प्लान बना सको जिसमें आप लोग डेली बेसिस पे हर चीज कर सको। फाइन, चलो भाई चालू करते हैं और देखते हैं मेरा रूटीन क्या रहता था। गाइस देखो, सबसे पहले मेरा वही रूटीन है, 6:30 बजे मैं उठता हूँ। आज भी 6:30 बजे ही उठता हूँ। मतलब अब जब से मुंबई में ट्रांसफर हुआ है तब से 7 साढ़े 7 बज जाता है, बट प्रिपरेशन जब तक करता है तब तक फिक्स टाइम 6:30 ही था। भाई 6:30 मेरा था वेकअप टाइम। उसके बाद 6:30 टू 7, भाई 7 बजे तक फ्रेशन अप हुए, होश में आए, खुद को दिन के लिए तैयार करा। तो भाई 7 AM गेटिंग रेडी फॉर अ सुपर्ब डे। तो 7 बजे तक फ्रेशन अप होके पूरी तरह से तैयार हो गया। फाइन। इसके बाद 7 बजे से लेके 7:45 एग्जैक्टली 45 मिनट्स में देता था न्यूज़पेपर को। अब गाइस आप यहां समझ रहे हो ना, अगर आपने वो प्रीलिम्स का मेरा रूटीन देखा होगा तो कितना ज्यादा चेंज हो गया। मैं प्रीलिम्स के टाइम आपको ये बोल रहा था कि आपको न्यूज़पेपर दिन के एंड में पढ़ना है, बट देखो मेंस की प्रिपरेशन आते ही मैंने अपने दिन के स्टार्ट में डाल दिया न्यूज़पेपर। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसके हैं 3 फोल्ड बेनिफिट्स। इसके 3 अलग अलग बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये कि आपको रीडिंग पार्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, आपको इंग्लिश और ज्यादा इजी लगने लगेगी, और जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पैराजंबल हो, क्लोज टेस्ट हो, एरर डिटेक्शन हो, हर चीज इजी लगने लगेगी अगर आपका रीडिंग पार्ट और ज्यादा अच्छा होगा तो। फाइन, तो पहला बेनिफिट हो गया आपका रीडिंग पार्ट अच्छा होगा। दूसरा बेनिफिट, आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पता चलते रहेंगे कि भाई आजकल मार्केट में कौन सी गर्म न्यूज है, कौन सा करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंस। और तीसरा बेनिफिट, आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। गाइज मैं हमेशा आप सबको यही बोलता हूं कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव की रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो और एडिटोरियल को अपने डेली बेसिस में, अपने डेली एक रूटीन में लेके आओ। बिकॉज जब तक आप एडिटोरियल को अपने डेली बेसिस में नहीं लेके आओगे ना, एक रूटीन का पार्ट नहीं होगा जब तक एडिटोरियल, तब तक ना आपका थॉट प्रोसेस चलेगा नहीं। मतलब आपको वो होता है ना, माइंड में आइडियाज नहीं आएंगे। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं, चलो मैं आपको एक टॉपिक देता हूं, आपको भी, कि कोरोना वायरस पे 500 वर्ड का एक एस्से लिख के दिखाओ। तो आप लोग ब्लैंक हो जाओगे, पेपर पेन जैसे ही आपके सामने आएगा आप लोग ब्लैंक हो जाओगे कि अब मैं क्या लिखूं। तो इसी पॉइंट पे आपका रीडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मदद करेगा, जहां आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। भाई एडिटोरियल्स पढ़ के आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, और इसी के साथ सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं, किस वर्ड को यूज करना है किस सेंटेंस में, वो सारी चीजें पता चलेंगी आपको जब आप एक दिन का स्टार्ट करोगे आपके न्यूज़पेपर से। फाइन, तो दिन के पहले 45 मिनट 7 बजे से लेकर 7:45 तक मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर। उसके 3 बेनिफिट मैंने आपको बताए। इसके बाद ना मेरे 2 अलग अलग टाइप के रूटीन होते थे। मतलब मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे मेंस के टाइम पे मॉक टेस्ट देता था। गाइस मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट जरूर जरूर देना चालू करो। गाइस आई नो कि हमें हमेशा यही लगता है मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि भाई मैं तो अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूं, मेरी अभी मेंस के लेवल की प्रिपरेशन नहीं हुई है, भाई मेरा तो ये वाला टॉपिक रह गया या वो वाला टॉपिक रह गया, या मेरा तो भाई अभी उस लेवल की प्रिपरेशन है ही नहीं कि मैं मेंस का मॉक टेस्ट भी दे सकूं। गाइज मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे डेली बेसिस पे खुद को बस यही एक्सक्यूज देते होंगे, और इसी एक्सक्यूज के चलते आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते होंगे। गाइज अगर आप मुझे एज अ गार्डियन, एज अ मेंटोर, एज अ बड़ा भाई कुछ भी मानते हैं, तो भाई मेरी बस आपको बस यही एडवाइस होगी कि गाइज आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे मॉक टेस्ट देना चालू करना ही पड़ेगा। बिकॉज जिस दिन तक आपका मॉक टेस्ट का डर नहीं निकलेगा, उस दिन तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन का डर नहीं निकलेगा, और उस एग्जामिनेशन का जिस दिन तक डर नहीं निकलेगा ना, एग्जामिनेशन खराब करके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बिकॉज कॉन्फिडेंस और वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होगा जिसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आप ये मान के चलो मेंस ना बहुत दूर है हमसे, तो उस जर्नी को हम कैसे तय करेंगे? जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बस एक ही चीज आपका बढ़ा सकती है, और वो है मॉक टेस्ट, दैट्स इट। फाइन, तो इस वजह से मैं 2 अलग अलग रूटीन फॉलो करता था, एक मॉक टेस्ट वाले दिन का रूटीन और एक बाकी बाकी दिनों का रूटीन। फाइन, तो पहले बात करते हैं विदाउट मॉक टेस्ट वाले दिन में क्या रूटीन फॉलो करता था। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये कोई भी एक रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे पहली बार में एग्जाम निकाल रहे हैं वो बहुत बड़े कुछ साइंटिस्ट थे या बहुत बड़े चैंपियन थे। वो भी आपकी या मेरी तरह ही थे, और मेरे जैसा बच्चा जब एक एग्जामिनेशन निकाल सकता है तो आप लोग तो बिल्कुल निकाल सकते हो। बिकॉज मैंने शायद आपके जितनी मेहनत नहीं करी थी, आप लोगों का डेडिकेशन देख के एक इंस्पिरेशन मिलता है, उतना मेहनत मैंने नहीं करा था। तो अगर आप उतना मेहनत कर रहे हो, उस डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हो, देन आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को पाकर बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट फील करेगी, और आप में से हर इंसान बैंकिंग इंडस्ट्री में होना डिजर्व भी करता है। फाइन, ठीक है, तो जल्दी से रूटीन देख लेते हैं विदाउट मॉक टेस्ट वाले दिन मैं क्या रूटीन फॉलो करता था।
गाइस देखो, सबसे पहले 7 बजे से लेके 7:45 हमने पढ़ा न्यूज़पेपर, उसके बाद 8 बजे से लेके 10 बजे तक। गाइस देखो, मेरा ना एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी है कि दिन का स्टार्ट सबसे मुश्किल चीज से करो, बिकॉज जैसे जैसे दिन आगे निकलता रहता है ना, हमारा विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, हमारा फोकस लेवल, सब कुछ डाउन होता रहता है। तो दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल चीज से करो जिसमें आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। मेरे लिए सबसे मुश्किल क्या था गाइस, मुझे ना सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है रीजनिंग, बिकॉज कैट के टाइम पे भी जब मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ता था मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी या बिल्कुल फोकस नहीं बैठता था। या पजल्स की बात करें तो पजल में मुझे कभी उतना ज्यादा समझ रहे ना फोकस नहीं बैठता था कि भाई मैं पूरा बैठ के भाई पजल्स या क्रिटिकल रीजनिंग कर पाऊं। तो मैं क्या करता था, दिन का चालू ही इनसे करता था कि भाई अब तो मैं भाग नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा। तो मैं दिन का स्टार्ट सबसे डिफिकल्ट चीज से करता था। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है रीजनिंग। अब आपके लिए इंग्लिश, क्वांट कुछ भी हो सकता है। मैं रीजनिंग चालू करता था। रीजनिंग में मैं करता था या तो क्रिटिकल रीजनिंग या पजल्स। 2 घंटे दिन के चालू के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं करता था रीजनिंग, सबसे मुश्किल टॉपिक मेरे लिए। इसके बाद 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैं करता था ब्रेकफास्ट, नाश्ता, नॉर्मल घर वालों से बात, मतलब खुद को माइंड फ्रेश करने के लिए। भाई दिन की सबसे मुश्किल चीज करी है हमने अभी, तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है। तो आधे घंटे का रिलैक्स टाइम, आधे घंटे का रेस्ट टाइम, इसमें मैं ब्रेकफास्ट करता था, घर वालों से बात करता था। इसके बाद 10:30 से लेकर 12:30, मतलब अगले 2 घंटे 10:30 से लेकर 12:30 मैं करता था सबसे ईजी टॉपिक। बिकॉज गाइस क्या होता है, नॉर्मल ईजी साइंस है कि जब हम बहुत मुश्किल काम करते हैं ना, तो हमारा विल पावर डाउन हो जाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और मेरा फोकस का लेवल भी कम हो जाता है। और ये सबके साथ होता है। इस वजह से जब आप दिन का एक बहुत मुश्किल काम स्टार्ट में करते हो ना, तो उसके बाद ये कोशिश करो कि आप सबसे इजी या उससे बहुत इजी काम उसके बाद करो। तो मेरे लिए बाकी तीनों सेक्शन में सबसे इजी सेक्शन रहता है इंग्लिश का सेक्शन। तो इसके लिए मैं 10:30 to 12:30 करता था इंग्लिश की प्रिपरेशन। अब इंग्लिश की प्रिपरेशन में मैं 2 चीजें करता था मेंस के लिए, आरसी और रीडिंग। अब गाइस आप लोगों का बहुत डाउट्स रहते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अरुण शर्मा की एक इंग्लिश लैंग्वेज की बुक आती है, कैट लेवल की बुक है, उस बुक को बाय कर सकते हो। अगर बाय नहीं करना चाहते हो तो उसका पीडीएफ आपको इजीली टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या गूगल पे डालोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो। नहीं तो एक 99 आरसी करके एक प्रॉपर पीडीएफ है, फ्री में पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है वो 99 आरसी वाली। ऊपर आरसी होते हैं और एंड में उसके आंसर्स होते हैं, वो भी डाउनलोड कर लो, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ रीडिंग में देखो कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास ना मटेरियल कम पड़ जाता था, तो मैं क्या करता था, कोई भी बुक पकड़ता था उसको पढ़ना चालू कर देता था। ठीक है, इसके साथ बाकी चीजें भी कर सकते हो, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, मतलब अलग अलग टॉपिक्स, क्लोज टेस्ट, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सारे टॉपिक्स को मैं 10:30 से लेकर 12:30 इन 2 घंटों में कंप्लीट करता था। इसके बाद 12:30 से 12:45 मैं लेता था एक रिलैक्स, छोटा सा रेस्ट टाइम, 15 मिनट का रिलैक्स। ठीक है, अब भाई आप लोग ये बोलोगे कि सर अभी तो ऊपर ब्रेकफास्ट का आधा घंटा लिया था। भाई देखो, मेरा तो हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि पढ़ाई के बाद आपको रेस्ट मिलना ही चाहिए, बिकॉज हम कोई मशीन तो है नहीं कि भाई एक बार रस्सी खींची तो भाई पूरे दिन चलेंगे जनरेटर की तरह, ऐसा नहीं है। और उसका भी पेट्रोल खत्म होता है, वैसे ही हमारे दिमाग का भी पेट्रोल खत्म होता है। तो उसको रिफिल करने के लिए आप थोड़ा पढ़ाई करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करो, फिर ब्रेक लो। भाई मेरा तो यही एजेंडा चला है हमेशा से। तो मैं 12:30 से लेकर 12:45 तक एक 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेता था। इसके बाद 12:45 से लेकर 2 बजे तक मैं देता था सेक्शनल मॉक्स। अब गाइस देखो, सेक्शनल मॉक्स अगर मेंस की बात करें तो लंबे लंबे आएंगे भाई, 40 मिनट के या 60 मिनट के, मतलब 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स आपका एक सेक्शनल मॉक रहेगा। तो इस टाइम में मैं कोई भी एक सेक्शन का मॉक देता था, उसके साथ कोशिश ये करता था उसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकूं। फाइन, अब ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत ही एनालाइज करता था, मैं एनालाइज उसको पूरा करता था। बट अगर लंच से पहले मैं पूरा एनालाइज कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं जितना 2 बजे तक हो पाता था उतना करता था। भाई सेक्शनल मॉक दिया, उसके बाद एनालिसिस करा, 2 बजे तक जितना हो पाया उतना करा, उसके बाद लंच करा, उसके बाद वापस से एनालिसिस में लग जाता था। फाइन, तो भाई 1:45 बजे से लेकर 2 बजे तक सेक्शनल मॉक प्लस उसका एनालिसिस, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक लंच प्लस रेस्ट। अब लंच प्लस रेस्ट प्लस फैमिली टाइम प्लस दोस्तों से बात करना, कहीं बाहर जाना, कुछ सामान लाना, वो हर चीज जो दुनिया में होती है वो हर चीज मैं इन 2 घंटे में करता था। प्लस मैं जब भी घर पे होता हूं तो मुझे दिन में थोड़ा सा सोने की आदत भी है, तो इस 2 घंटे में 15-20 मिनट या आधा घंटा सो भी लेता था, एक पावर नैप भी लेता था। फाइन, तो भाई बज गए यहाँ पे 4। उसके बाद 4:15 से 6:30, मतलब 4:15 बजे से 6:30 बजे तक मैं करता था क्वांट। मतलब बाकी 2 सेक्शन हो चुके हैं, रीजनिंग हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है। अब मैं मीडियम लेवल का प्रिपरेशन करता था, क्वांट लेवल का प्रिपरेशन करता था। क्वांट में मैं क्या क्या करता था भाई, क्वांट में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता था जो मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं, वो है ओनली अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब इस 2 घंटे में मैं कुछ भी नहीं करता था, अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट्स इट। भाई अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस के हिसाब से करनी पड़ेगी ना भाई, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, और आएगा भी तो इक्का दुक्का आएगा।
भाई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत कम चांसेस है आ जाए, इसके साथ नंबर सीरीज बहुत कम चांसेस है आ जाए। और अगर आ भी गए तो हमारी प्रीलिम्स में ऑलरेडी इनकी अच्छी प्रिपरेशन है। तो अब मैं ये कोशिश करता था कि अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन को मैक्सिमम टाइम दे सकूं। फाइन, अरिथमेटिक में कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जिनको हमने प्रीलिम्स में कभी ध्यान से नहीं पढ़ा, या हो सकता है बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। भाई वो है सबसे इंपॉर्टेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। गाइज ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस में एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, बट कभी हमने प्रीलिम्स में पढ़े नहीं होते, तो हमारे लिए नए टॉपिक्स होते हैं। तो मेंस के लिए ना इन दो टॉपिक्स में जरूर ज्यादा ध्यान देना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये दो टॉपिक्स आपको नए टॉपिक्स लगेंगे और इनके क्वेश्चन बेइंतहा इजी आएंगे। मतलब मैक्सिमम टाइम इनके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको 1 मिनट में 1 नंबर या 2 नंबर देके ही जाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे नए सोचने की वजह से मुश्किल लगता है उनको, तो उस वजह से इनको स्किप करते हैं। तो कुछ भी आपको लगे, मेरिट शाइन की बहुत सारी क्लासेस हैं, या कैट लेवल के इतने सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में यूट्यूब पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की क्लासेस में हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट समझा देंगे। तो जरूर इन दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना। फाइन, तो क्वांट में अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना। 90% फोकस आपका इन दो टॉपिक्स पर ही होना चाहिए। फाइन, इसके बाद 6:30 बजे से 8 बजे तक मैं क्या करता था भाई, अगर मैंने पहला जो सेक्शनल दिया है, अगर वो सेक्शनल देने के बाद मेरे पास टाइम बचा और मैं उसको एनालाइज कर पाया तब तो ठीक है, बट अगर मेरा एनालिसिस पार्ट रह गया है तो इस 2 घंटे में, इस 1.5 घंटे में मैं एनालिसिस करता था। दैट्स इट। बट अगर मेरा वहां पे एनालिसिस हो चुका है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट देता था। मान के चलो इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट दे देता था, मतलब छोटा सेक्शनल टेस्ट होता है तो ये 1.5 घंटे में टेस्ट भी हो जाता था, उसके साथ उसका एनालिसिस भी हो जाता था। बट ये तभी जब मैं पहले सेक्शनल टेक्स्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर चुका हूं, नहीं तो इस 1.5 घंटे में मैं एनालिसिस ही करूंगा। फाइन, इसके बाद 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक डिनर प्लस फैमिली टाइम प्लस प्रॉपर रेस्ट, घर वालों से बात, दोस्तों से बात, मतलब जो भी करना है इस 1.5 घंटे में मुझे करना है। डिनर प्लस फैमिली टाइम प्लस फ्रेंड्स टाइम प्लस गर्लफ्रेंड टाइम, बॉयफ्रेंड टाइम, हर चीज ये 1.5 घंटा है, इसके अलावा कुछ नहीं। गाइस देखो, मैं मिनट टू मिनट आपको चीजें बता रहा हूं कि मैं क्या फॉलो करता था और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। फाइन, इसके बाद भाई जैसे ही आपका फैमिली टाइम, डिनर टाइम खत्म हुआ, 9:30 से 10:15, 9:30 बजे से 10:15 बजे तक मैं करता था राइटिंग प्लस रीडिंग प्रैक्टिस। ये दो चीजें क्यों? बिकॉज अभी तक हमने हर चीज कर ली, बस एक जीके को छोड़ के बाकी हर चीज कर ली, बट अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन नहीं करी। तो ये वो टाइम है, दिन का आखिरी 45 मिनट्स जो मैं राइटिंग प्लस रीडिंग करूंगा। रीडिंग तो आप ये मान के चलो नहीं भी करो तो चलेगा, बट इस 45 मिनट्स में आपने जो सुबह एडिटोरियल्स पढ़े हैं ना, उसका आपको प्रीसी लिखना है, उसकी आपको समरी लिखनी है। इसके साथ कोशिश करो किसी भी एक टॉपिक, रैंडम कोई भी टॉपिक उठाओ, उस पर एक एस्से लिखो। अब मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट होगा कि सर एस्से और प्रीसी या लेटर तो हम लिख लेंगे, बट वो चेक कौन करेगा? तो गाइज मैंने लगातार पीछे 2 वीडियोस में आपको 2 एप्स का नाम बताया है, एक ग्रामरली और एक डुओलिंगो। ये 2 एप्स हैं। इन 2 ऐप पे अगर आप अपना एस्से या प्रीसी लिख के डाल दोगे तो आपको ग्रामेटिकल या वोकैबुलरी मिस्टेक्स बता देंगे, तो वहां पे आपका ये काम हो जाएगा। इसके साथ ना गाइडली ने एक बहुत नया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपना 40 नए एस्से लिख के हमें भेज सकते हो और ये लोग फ्री में आपको ये एस्से चेक करके देंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एस्से कोई प्रोफेशनल आपका चेक करे तो गाइडली पे जाके लॉग इन कर लेना, फ्री में आपको 40 एस्से टेस्ट कर देगा कोई भी आपके लिए, ठीक है? तो ये भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। गाइडली वाले बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पायस इनिशिएटिव है उनका। फाइन, तो गाइज यहाँ पे मेरा हाफ रूटीन मैंने आपको बता दिया। भाई तब तक का रूटीन जिस दिन मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था। फाइन, अब बात करते हैं भाई जिस दिन मैं मॉक टेस्ट देता था उस दिन मैं क्या करता था। तो गाइज उस दिन भी सबसे पहले 7 बजे से लेके 7:45 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, बिकॉज उसके 3 अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइन, इसके बाद 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैं देता था मॉक टेस्ट। मतलब दिन का चालू ही सबसे डिफिकल्ट काम से करना है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। तो सबसे डिफिकल्ट हमें क्या लगता है? मॉक टेस्ट देना। तो उसी से हम चालू करेंगे 8 बजे से लेके 12 बजे तक। मतलब मॉक टेस्ट तो आपका 3-3.5 घंटे का होगा, बट मैंने मोटा मोटा आपको बताया 8 से लेके 12 के बीच में आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद 12 बजे से लेके 1:15 बजे तक 12 to 1:15 PM मैं करता था उसका एनालिसिस। अब भाई 1.25 घंटे में 3 या 3.5 घंटे के मॉक टेस्ट का एनालिसिस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड आई नो इट। बट मैं आपको 1:15 बजे तक इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उसके बाद हम लंच करेंगे और लंच का टाइम फिक्स है। तो भाई हम एनालिसिस इस टाइप से करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम एनालिसिस हम कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश का सेक्शन अच्छा गया था और आपको एनालिसिस उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश का टॉपिक, तो इंग्लिश के सेक्शन का एनालिसिस 1.25 घंटे में कर लो। फाइन, इसके बाद दोबारा अभी एनालिसिस पार्ट पे भी आएंगे। फाइन भाई, 1:15 बजे से 3 बजे तक मेरा रहता था रिलैक्स प्लस लंच प्लस पावर नैप। अगेन रिलैक्स करता था, पावर नैप लेता था, लंच करता था, घर वालों से बात, दोस्तों से बात, हर चीज 1:15 से 3 बजे तक के टाइम के बीच में। फाइन, इसके बाद 3 बजे भाई सो के उठे, होश में आए, नींद खुली, सब कुछ पता चला कैसे क्या करना है।
इसके बाद 3:15 से 6 बजे तक 6 PM मैं करता था अगेन उसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस। देखो ऊपर हमने दिया 1.25 घंटा, इसके बाद 3:15 बजे से 6 बजे तक मतलब 3.25 घंटे फिर से दिए हमने, मतलब 3.25 घंटे प्लस 1.25 घंटा मतलब अराउंड 4 घंटे में एनालिसिस करता था। और इतना टाइम तो आपको भी लगेगा अगर प्रॉपर डेडिकेटेड होकर एनालिसिस करोगे तो 3:15 से लेके 6 बजे तक अगेन एनालिसिस। 6 बजे तक दिमाग खप चुका होगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन में पहुंच चुके होगे, जब लगेगा कि आप तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो भाई 6 बजे से 6:15 बजे के बीच में आपको लेना है रिलैक्स टाइम। रिलैक्स करो, कुछ मत करो। अगर लगता है तो आंखें बंद करके लेट जाओ, अगर लगता है तो किसी से बात करनी है, दोस्त को फोन लगा लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर वाले जिससे बात करनी है, ये 15 मिनट का टाइम आपको वहां पे मैंने दे दिया। फाइन। इसके बाद 6:15 बजे से 8 बजे तक दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम एक और है हमारे पास, करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस। अब गाइस मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है सर कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर टाइम कम है तो 4 महीने का पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, बट आइडियली कितने महीने का होना चाहिए, 6 महीने का। मतलब आइडियली अगर परफेक्ट सिनेरियो में बात करें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आ सको तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। कहां कहां से पढ़ना है, इसके 5 अलग अलग सोर्सेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। द हिंदू का रिव्यू पढ़ सकते हो, अफेयर्स क्लाउड का मंथली कैप्सूल पढ़ सकते हो, ऑलिव बोर्ड का बोल्ट पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस मॉक का बजूका पढ़ सकते हो, या इसके साथ ग्रेड अप का मंथली कैप्सूल जो आता है वो पढ़ सकते हो। ये 5 अलग अलग सोर्सेज हैं, इसमें से आप कोई भी 2 अपने पसंद के सोर्सेज चूज कर लो और उनसे प्रैक्टिस करते रहो। फाइन। बैंकिंग अवेयरनेस कहां से पढ़ोगे मैं इसका भी बता चुका हूं आपको, वीडियो सोर्स अड्डा पे कुछ सर करके उनका एक कोर्स था, कुश सर नाम था उनका एक पर्टिकुलर कोर्स है बैंकिंग अवेयरनेस का, 15 से 20 क्लासेस हैं, उसमें मेरा पूरा बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो गया था। फाइन। तो इस 6:15 से 8 के बीच में मैं पढ़ता था करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। फाइन। इसके बाद अगला 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अगेन डिनर प्लस फैमिली टाइम, ये खत्म हुआ। 9:30 से लेकर 10 बजे तक मैं करता था राइटिंग एंड रीडिंग। राइटिंग एंड रीडिंग आप ये मान के चलिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। देखो इसके साथ आप और क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना आपका दिन खत्म हो जाएगा बिकॉज आपको अब अगले दिन सुबह भी उठना है। तो आप लोग क्या करो, ये जो टाइम है ना आपका सुबह का 7 बजे से लेकर 7:45 बजे तक, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि ये आप 15-20 मिनट में ना इसके एडिटोरियल जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर के पढ़ लो। इसके बाद ये बाकी बचा हुआ टाइम भी ना करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो। बिकॉज देखो आपको ना करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस ना डेडलाइंस पे पढ़ने पड़ेंगे। डेडलाइंस का मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 महीने का कैप्सूल है भाई, 80 पेज का एक कैप्सूल है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं 4 दिन में इस कैप्सूल को खत्म करूंगा तो हर दिन 20 पेज पढ़ूंगा। 20 पेज हर दिन पढ़ूंगा तो भाई मैं 1 घंटे में कितने पेज पढ़ूंगा, तो भाई कम से कम मुझे 1 घंटे में हर दिन 10 पेज तो पढ़ने ही है। तो 10 पेज पढ़ने हैं, उस हिसाब से करोगे तो भाई 1.25 घंटे आपको यहां मिल जाएंगे, 15 मिनट यहां से निकाल लेना, तो भाई हो गया आपके पास 2 घंटे। 1 घंटे में 10 पेज पढ़ोगे तो 2 घंटे में 20 पेज हो जाएंगे, मतलब 4 दिन में आपका 1 महीने का मंथली कैप्सूल खत्म हो जाएगा जीके का। उसके बाद 5वां दिन मतलब 5th डे जो होगा आपका, उस दिन आपको करना है प्रॉपर रिवीजन। गाइस देखो रिवीजन मैंने इस रूटीन में नहीं लिखा है, बट ये आप ये मान के चलो हर 5वें दिन आपको हर चीज का रिवीजन करना है। मैं तो ऐसे ही करता था बिकॉज मैंने तो सारे बच्चों को अपना इक्वेशन भी बताया कि भाई अगर मैं प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस में करता हूं P टाइम, तो P/5 टाइम मैं देता हूं अपने रिवीजन को। कि भाई अगर मैं किसी भी चीज में 5 दिन देना चाहता हूं तो 5/5 1 दिन मैं उसके रिवीजन को दूंगा। मतलब 4 दिन में प्रैक्टिस करूंगा और 1 दिन में रिवाइज करूंगा ही करूंगा। तो चाहे जीके पढ़ रहे हो या मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, जिस भी चीज के आप लोग नोट्स बना रहे हो, बिकॉज नोट्स बनाए बिना मत करना काम। ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं एक बड़ा भाई, एक मेंटोर, एक गाइड होने के नाते, कि बिना नोट्स बनाए प्रिपरेशन बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, अब तो नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स की आपको उस मोमेंट आखिरी सेकंड तक जरूरत पड़ेगी जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर रहे होगे, तो नोट्स बिल्कुल बनाने हैं। भाई अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट को एक फोल्डर में सेव करो, उसको बार बार हर 5वें दिन रिवाइज करो। अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हो, नोट्स बनाते हो, तो हर 5वें दिन उसमें जो भी लिखा है वो हर 5वें दिन आपको रिवाइज करना है। फाइन। तो गाइज यहां मेरा पूरा मेन स्ट्रैटेजी खत्म हो गया। मैं क्या रूटीन फॉलो करता था, 2 अलग अलग टाइप के मैंने आपको अपने रूटीन्स बताए, एक मॉक टेस्ट वाला, एक विदाउट मॉक टेस्ट वाला। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको आज के सेशन में क्या पसंद आया। भाई आप लोग ऐसा क्या रूटीन अलग फॉलो करते हो और आपको आज के सेशन में क्या एक अच्छी चीज देखने को मिली जो आप अपने रूटीन में जरूर डालना चाहोगे। बिकॉज मुझे जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर इस सेशन के बाद आपको आपके रूटीन सेटअप करने में कुछ हेल्प मिल पाती है तो। सो गाइज डू लेट मी नो कि आपको इस सेशन के बाद एक क्या अच्छी चीज मिली या क्या नई चीज मिली जिसको आप अपने रूटीन में जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन, बिकॉज गाइज आप जितना ज्यादा इस सेशन को लाइक करेंगे ना उतना YouTube इसको ऊपर रैंक करेगा और उतने ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा इस सेशन को और ज्यादा बच्चे लाइक कर पाएंगे, तो इवेंचुअली YouTube पे हम रैंक करेंगे। इसी के साथ गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए, बिकॉज आप लोगों को पता है कि द अल्फा बैंकर पे मैं बस पिन पॉइंट करके ही कंटेंट रखता हूं, तो मैं कोई भी अनशन कंटेंट आपको द अल्फा बैंकर पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो द अल्फा बैंकर को जरूर सब्सक्राइब करिए, और द अल्फा बैंकर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, आई गारंटी दैट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।